इकोनॉमिक पढ़ाई होती है, तो मैं क्या किया कि क्लास में मुझे पढ़ा दिया था, तो मैं कोई बुक नहीं रेफर किया, मैं क्लास में ही देख करके मैं उसको 2-3 बार पढ़ा और फिर मैं क्वेश्चंस लगाया। क्वेश्चंस मैं लगाया तो मैं देखा कि 70% क्वेश्चन जो है जो स्टैटिक पार्ट के वो कोर है, तो फिर मैं कहीं और ज़्यादा इधर उधर भटका नहीं। और जो डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर जो भी टर्म्स आते हैं न्यूज़पेपर में उसको गूगल करिए, ये हैबिट बना लीजिए। कुछ अगर नहीं आ रहा है तो गूगल करिए। और मैं क्या करता था, गूगल के बाद मैं टैब्स को ओपन रखता था मैं अपने फ़ोन पे। अगर मुझे याद नहीं हुआ ये टर्म्स क्या है तो मैं टैब्स ओपन रखता था। एनी टाइम मेरे फ़ोन पे लगभग 400-500 टैब्स ओपन रहते थे, तो बाद में अगर रिवीजन करने का हुआ तो फ़ोन पे ऐसे ऐसे करके पूरा रिवीजन कर लिया। यानी तो अगर मुझे टैब क्लोज करना है तो वहीं कोई एक नोटबुक बना लिया, वहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया। तो इनिशियली मैं ऑफलाइन नोट्स बनाता था। ऑफलाइन में आपके पेजेस इधर उधर हो जाते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई एक जगह बनाइए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आईएएस का मैगजीन फॉलो किया था, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, मंथली मैगजीन है। तो बट आप मैगजीन पे जो है वो बस डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि आप मंथ के एंड में उतना सारा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे सो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यूअस आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर के लिए मैं द हिंदू पढ़ता था, बट फिर बाद में ऐसा हुआ कि हिंदू में थोड़े नेगेटिव न्यूज़ अच्छे खासे आने लगे, तो फिर मैं सोचा कि थोड़ा बैलेंस आउट करता हूँ। तो फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज आता है वो मैं पढ़ता था। और ये दोनों न्यूज़पेपर जो है वो मैं मेंस में भी पढ़ा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं कंसिस्टेंटली पढ़ा। प्रीलिम्स में कभी कभी होता था कि एक दिन मिस भी हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें कि आप फॉलो कर पा रहे हैं 1 घंटे। पॉलिटिकल न्यूज़ ना पढ़े, स्पोर्ट्स के न्यूज़ ना पढ़े, जो काम के हैं, जो एडिटोरियल होता है और फ्रंट पेज होता है, बस इतना ही। आपको 45 या 15 मिनट्स लगेंगे। इनिशियली मैं 2 घंटे देता था टाइम, फिर उसको कम किया, फिर टाइमर लगा के पढ़ता था। मेरे पास हमेशा एक स्टॉप वॉच होता था, गले में भी उसमें ये भी था, गले में भी डाल देता था, स्टॉप वॉच डाला। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर मैं अपने चेयर से उठता था तो उसको मैं रोक लेता था, फिर टाइमर वो मैं स्टार्ट कर दिया। तो वैसे करके आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कितने घंटे दे रहे हैं, कितने घंटे बाहर जा रहे हैं। और तो ये न्यूज़पेपर का हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। सो यही है। इन्वायरमेंट में भी मेरे क्लास के नोट्स थे। शंकर आईएएस थोड़ा सा मैं पढ़ा था। शंकर आईएएस लोग जनरली शंकर आईएएस का रेफ़र करते हैं, बट अगर स्टैटिक पार्ट अगर आपको क्लासरूम में हो जा रहा है तो आप वो कर लीजिए। अगर बुक रेफ़र करना कर सकते हैं, मैंने रेफ़र नहीं किया था। और जो डायनेमिक पार्ट है, इन्वायरमेंट और साइंस टेक बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। तो इसके लिए मैं क्या करता था, देखिए अगर आप बुक रेफ़र करेंगे या बुक पे हमेशा फुल्ली डिपेंडेंट होंगे, जो सबसे करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है वो बुक में भी नहीं आएगा, वो 1 साल 1.5 साल बाद आता है। और यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछेगा, बुक वैसा ही छाप देगा, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ चलो यहाँ बुक से आया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो जितनी भी किताबें हैं वो धीरे धीरे मोटी होती जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न पे वो कंटेंट जो है ऐड करते रहते हैं। तो आपको एक स्टेप आगे रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए, देखिए कहाँ से पूछ रहा है, फिर आप बुक्स या कोई और बुक रेफर करें या गूगल करें। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या करता था कि अगर आप देखेंगे जो नेशनल पार्क हैं, ये सबसे क्वेश्चन आता है, टाइगर रिजर्व से आता है। इसमें एक वेबसाइट है एनविस करके, ENVIIS, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो नेशनल पार्क्स हैं, सारे डिटेल्स है वो आ जाएंगे। अब 50 टाइगर रिजर्व है, 51 आई थिंक ना, और 52 हो गए। थैंक यू, ज़्यादा अपडेट। हाँ, तो बाहर आपको एज अ लोकेशन कौन सबसे बड़ा नेशनल पार्क, कौन सबसे एरिया में सबसे बड़ा है, पूरा लिस्ट आ जाता है। तो आप गो थ्रू करें, इसमें आपको हार्डली 1 दिन जाएगा। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। अगर आप 3-4 लोग मिल के पढ़ेंगे और बोलेंगे कि तुम पूछो, ऐसे ऐसे करके पूछेंगे पीयर ग्रुप में, तो आपको 1 दिन में सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। आपको 1 दिन में सारे ये याद हो जाएंगे, क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ का जो होता है वो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गेस वर्क कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ आप वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं। फिर एक होता है ईयर एंड रिव्यू।
सारे मिनिस्ट्री का PIB पे ईयर एंड रिव्यू आता है 10 पेज का। अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी निकालने लगे उसका जिस्ट, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप PIB तो वहाँ पे डालिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट MOEFCC ईयर एंड रिव्यू PIB, आप गूगल करेंगे पहला लिंक आएगा, आप उसको खोलिए। 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। इन्वायरमेंट के लिए मैं लास्ट 2 ईयर्स का जो है वो ईयर एंड रिव्यू देखता था। अब ईयर एंड रिव्यू पढ़ने का भी तरीका है, आप पढ़िए, वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक रहेगा कि ये स्कीम न्यूज़ में है, ये चीज़ है, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि गवर्नमेंट के मुताबिक कौन सा स्कीम इम्पॉर्टेंट है। सो फिर आप उस स्कीम को आप गूगल करके उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आप स्कीम्स वगैरह पढ़ने जाएंगे तो 400-500 पेज की किताब हो जाएगी पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स में, उतना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता था कि जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर फार्मर्स का है, हाँ वो है, फिर आपका इंडस्ट्री का है, फिर MOEFCC है, तो ये सारे जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है उसका आप ईयर एंड रिव्यू आप देख लीजिए और फिर उसको गूगल कर लीजिए। जो उसके अंदर कोई टर्म्स अच्छे आ रहे हैं, कोई स्कीम्स आ रहा है, वो आप कर लीजिए। इससे आपका नॉलेज ब्रॉड होगा, आप ऑप्शंस जो है प्रीलिम्स में एलिमिनेट कर पाएंगे। और बहुत बार होता है कि मैं 2020 में देखा, 2019 में भी देखा, क्वेश्चंस डायरेक्टली वहाँ से आ जाते हैं, तो ये कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट के लिए जितने भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो 3-4 लोग हम लोग बैठते थे, दोस्त लोग, और UN के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके वेबसाइट पे जाके उनका सारा टैब फटाफट चेक कर लेते थे। उसके कोई न्यू इनिशिएटिव है तो उसको हम लोग ट्रैक कर लेते थे। तो ये आप काम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। 2-3 लोग मिलके अगर करेंगे तो जैसे UNCBD है, UNCCD है, ऐसे करके आप सारे यूनाइटेड नेशंस के जो इम्पोर्टेंट हैं टॉप 10 आप उसके वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर इसके 2 पेज के, मेरा जो फाइनल होता था वो 4 पेज का नोट्स होता था PIB से, और इससे सब मिला के 4-5 पेज का शॉर्ट नोट्स होता था। कैसे आपने इंटरव्यू का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उससे पहले सर थोड़ा एक प्रीलिम तो मेंस का बताइए, तो अच्छी बात है कि पूरा समय शुभम देने के लिए मूड में आए हैं। और जितने जो बच्चे हैं हमारे मिशन 50 के, इसके अलावा पूरे इंडिया के लोग अभी आपको लाइव के माध्यम से भी देख रहे हैं, इसीलिए आप समझे कि अभी लाखों हजारों की संख्या में, तो इसलिए आप जो प्रश्न जी बताइए ना, आप अपने तरफ से बताएंगे, ज़्यादा बेटर बताएंगे। देखो प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि जब मैं मॉक टेस्ट देता था, आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मैं क्या करता था कि प्रीलिम्स में विजन IAS का जो 35 टेस्ट मैं सारा देता था, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कोचिंग है, काफ़ी सारी कोचिंग है, उसके जो है फुल टेस्ट ऐसे लगाता था। फुल टेस्ट, बस फुल टेस्ट, बाकी सब विजन IAS का पूरा। आप कोई भी कोचिंग का जो है पूरा टेस्ट लगा सकते हैं, और बाकी और कोचिंग का आप फुल टेस्ट लगा सकते हैं। और जब मार्क्स में देखता था तो मुझे 2020 में विजन IAS के एक टेस्ट में 54 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, और एग्ज़ाम से जस्ट 20 डेज बिफोर ऐसे हुआ था, उसके बाद भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि आपको जो है मेरे मार्क्स जो है कंसिस्टेंटली 80 ही आए सारे मॉक टेस्ट में। और 2019 में मेरे मार्क्स 110 थे और 2020 में अराउंड 120 हो गए। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट का मार्क्स है वो आपके रियल एग्जाम से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रियल एग्जाम में जो UPSC क्वेश्चन पूछता है उसमें कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कॉमन सेंस लगा के आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके पहुंच सकते हैं। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाए। 2019 में मैंने लगभग 72 मॉक टेस्ट लगाया था, हर दिन ही एक मॉक टेस्ट लगाता था। तो इसका बहुत एक अच्छा तरीका है कि जब आप प्लान करेंगे कि मॉक टेस्ट लगाना है, अगर आप दिन के एंड में प्लान करेंगे तो कभी मॉक टेस्ट दे नहीं पाएंगे। अगर आप दिन के शुरुआत में करेंगे तो उसमें भी मैं क्या करता था कि बेड से उठता था, फिर सीधा मॉक टेस्ट देता था 7 बजे से 9 बजे तक। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को फोर्स मॉर्निंग में कर सकते हैं, तो आप मॉर्निंग में टेस्ट लगा सकते हैं। और 2020 में टाइम कम था, उसके बाद भी मैंने लगभग 40 टेस्ट दिया था। सो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ठीक है, एक मॉक टेस्ट देते देते आपको एक हैबिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट पे इम्फेसिस करना चाहता हूँ। आप सिमुलेट हो जाएंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे मैनेज करना है। 2-3 इटरेशन में मैं करता था, 1, 2, 3 करके, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। तो ये वाला चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट करना और ये सब चीज़ करना आप कर सकते हैं। फिर एक यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू यूज़ एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी।
अभिजीत सिन्हा सर का है, तो वो आप देख सकते हैं, आधे घंटे का वीडियो है कि एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपको 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, आपको इंटेलिजेंट गेस वर्क करना होता है। सो वो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसका डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगा। और मेंस के लिए मैं भी जैसे ही प्रीलिम्स हुआ मैं ब्रेक नहीं लेता था, अगले दिन से ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। 90 दिन का गैप होता है, आप पहला दिन बैठ के पूरा प्लान करिए कि कब आपको टेस्ट लिखना है, कितने दिन में क्या करना है। जनरली आधा टाइम मैं ऑप्शनल और आधा टाइम जीएस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था, और मेन प्रीलिम्स के जस्ट अगले दिन से जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, 1-1 घंटे का स्टार्ट में, फिर हर तीसरे या चौथे दिन 3 घंटे का। ये 2019 में किया। 2020 में थोड़ा कोविड था और टेस्ट सेंटर्स क्लोज थे, तो कम टेस्ट लिखे। उसके बाद भी मैंने लगभग 15 से 20 टेस्ट जो है वो लिख लिया था, वो 3 महीने के जो ड्यूरेशन है। सो टेस्ट सीरीज मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस, जैसा कि मैं कहा कि आपका सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, तो आप मॉडल आंसर्स जो हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। मैंने जो मैं विजन आइज का टेस्ट सीरीज में लिखा था, सो मैं उसके मॉडल आंसर्स रेफ़र करता था, और उससे भी मैं जो है शॉर्ट नोट्स बनाता था, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा GS 1-2 इसके बीच में 2 घंटे का गैप होगा, फिर GS 3-4 इसके बीच में 2 घंटे का गैप होगा। तो एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे में आपको क्या रिवाइज करना है ये आपको पहले सोचना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरे 10 पेज के काफ़ी क्रिस्प नोट्स होते थे, ऐसे बुलेट पॉइंट्स होते थे, ऐसा वो हथियार जैसा है। एग्जामिनेशन हॉल में घुसते ही क्वेश्चन में ढूंढता था कहाँ मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकता। तो मेरे पास जैसे इकोनॉमी के लिए 10 ग्राफ होते थे, तो मैं वो इकोनॉमिक सर्वे बजट से उठाता था। आपको याद रखना है कि अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट रेफर करेंगे, मैं सिनॉप्सिस ही रेफर करता था, विजन एस या कोई और कोचिंग का। सो उसमें क्या होता है कि आपके 50 डायग्राम होंगे, आपको ध्यान रखना है कि 50 आपको याद नहीं करने, आपको जो अच्छा लगता है कोई 10 उठा लीजिए। मैं 10 रखा था, लेकिन 10 में से भी मैं 5 एग्जामिनेशन हॉल से पहले 5 ही देखा था, और ये था कि 5 भी अगर मैं यूज़ कर लूँ 20 क्वेश्चन में, तो 1-1 मार्क्स जो है वो सारे क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप हर एक पेपर के लिए जो है आप बुलेट पॉइंट्स रेडी रखें, और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सारा देखें और उसको तुरंत जो है यूज़ करें। और ये यूज़ आप तब कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट में पहले यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे सोचने का कुछ ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो जैसे वाटर का क्वेश्चन जो है वो हर साल आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, वाटर मैनेजमेंट पे, वाटर रिसोर्स पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं एक चार्ट याद कर दिया कि 1947 में लगभग 5000 लीटर्स पर पर्सन जो है वो था इंडिया में अवेलेबिलिटी, और अभी क्या है और 2050 के अराउंड क्या होगा। सो वो ग्राफ कर दिया और डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा दिया। तो जब भी वाटर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले मैं ये ग्राफ साइड में से करके बनाऊंगा, मैं शेयर करूंगा ये, तो ये सीधा आपका 1 मार्क्स जो है वो बढ़ा सकता है। और आपका एम होना चाहिए कि जो आंसर राइटिंग करते हैं डेली, उससे आपको एक मिनिमम मार्क्स आ जाएगा, लगभग 70-80। इसके बाद जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, आधा मार्क्स ऐसे करके हर एक क्वेश्चन में आएंगे, तो आप 100 प्लस हो जाएंगे। सो ओवरऑल GS में आपका 400 प्लस जो है वो टारगेट